हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सितंबर 24 का जो एग्जाम हुआ है उसका एमसीक्यू पार्ट आज सारा डिस्कस करूंगा। सारे सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन मैंने लिखे हैं, सारे सारे सॉल्यूशन करके देखे हैं। और उसकी जो फाइल है बेटा, वो भी मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं और इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी सब्जेक्टिव पार्ट पे। आओ जी डिस्कस करते हैं। जिसमें आपका देखो सबसे पहला एमसीक्यू। एमसीक्यू वाला पार्ट मैंने देखा, ओवरऑल बताऊं तो सिंपल पार्ट था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, एक दो एमसीक्यू थे जो बहुत बढ़िया टाइप के एमसीक्यू थे, बाकी नॉर्मल एमसीक्यूज थे। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, इन अ म्यूचुअल प्रोजेक्ट। आपका एक म्यूचुअल प्रोजेक्ट चल रहा है। बोथ राज एंड भुवन आर कंट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट यूजिंग आइडेंटिकल मटेरियल। राज रिसीव अ बोनस रोवन प्लान के हिसाब से। राज को रोवन प्लान के हिसाब से बोनस मिल रहा है, जबकि जो हाल से है, हाल से प्लान है भुवन के लिए, है ना। राज के लिए रोवन, राज के लिए रोवन है, हाल से प्लान है आपका किसके लिए, भुवन के लिए। ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है दोनों को 150 घंटे। राज ने काम करा 90 घंटे में, राज ने 90 घंटे में काम करा है, भुवन ने 120 घंटे में काम करा है। तो टाइम कितना सेव हुआ, इसने 60 घंटे अपनी कंपनी के बचाए, इसने 30 घंटे बचाए। नॉर्मल आर्ली वेज रेट राज का दे रखा है 30, राज का 30 दे रखा है। टोटल अर्निंग दोनों की इक्वल है, कह रहा है भुवन का बताओ। 2 मार्क्स का एमसीक्यू था, नॉर्मल एमसीक्यू था। हम कैसे करेंगे देखो, मैंने करा हुआ भी है पूरा, मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट। ये देखो, ठीक है। आपको करना कैसे बेटा, सबसे पहले राज जो है और भुवन जो है उनकी अर्निंग आपको बराबर रखनी पड़ेगी। ये होती है बेसिक अर्निंग, और बेसिक अर्निंग के बाद ये होता है बोनस वाला पार्ट। तो रोवन में हम कैसे निकालते हैं, जितने घंटे आपने काम करा इनटू में आर्ली वेज रेट जो राज के केस में दे रखा था। फिर आगे क्या लेते हैं, टाइम सेव अपॉन में टाइम अलाउ। कितना टाइम आपने सेव करा, टाइम अलाउ कितना था, इनटू में नॉर्मल वेजेस। तो आपकी नॉर्मल वेजेस यही वाली आ जाएगी। ठीक है। इधर आर्ली वेज रेट दे नहीं रखा, उसे एक्स मान लो, और इसने 30 आवर्स बचाए थे, तो 30 आवर्स के हिसाब से 30x टोटल वेजेस बनी। उसका 50% किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। हाल से यही कहता है ना। आपने दोनों को बराबर रखा, x28 आ गया। और बेटा ये देखो, आपको पहले वाले में 28 ऑप्शन दे भी रखा है, ये 28 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। नॉर्मल नॉर्मल एमसीक्यू है, सारे एमसीक्यू डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगला देखो, नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री वाज 150। अभी कितने वर्कर हैं स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में 150 वर्कर है। 30 वर्कर रिजाइन, 30 छोड़ के चले गए, 5 डिस्चार्ज हो गए। मतलब 30 छोड़ के चले गए, 5 को आपने निकाल दिया, दोनों अलग अलग है। ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड डिस्चार्ज 15 वर्कर वर रिप्लेस, इनकी जगह नए जो आए हैं वो 15 आए हैं। तो अगर आप जो सेपरेट हुए उन्हें माइनस कर दो, रिप्लेस वालों को ऐड कर दो, तो आपको क्लोजिंग मिल जाएगा। क्लोजिंग मिल गया तो ओपनिंग और क्लोजिंग से एवरेज आ जाएगा। उसने बोला लेबर टर्नओवर रेट निकालो बाय सेपरेशन मेथड। सेपरेशन में क्या होता है, सेपरेशन में ऊपर लोग टोटल छोड़ के कितने गए, और नीचे क्या आएगा, एवरेज। ये देखो, तो ऊपर छोड़ के कितने गए आपके, ऊपर छोड़ के गए हैं टोटल 35। टोटल लेने होते हैं, जितने लोगों ने रिजाइन कर दिया वो भी इसमें आएंगे, और रिजाइन के साथ साथ जितने लोगों को आपने निकाला बेटा वो भी आएंगे। डिवाइड बाय क्या करोगे, एवरेज। एवरेज के लिए आपको क्या चाहिए, ओपनिंग आपको क्वेश्चन में गिवन था, ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है। ये छोड़ के गए थे, ये वापसी आए थे, तो क्लोजिंग इतना हुआ। इससे हमने एवरेज निकाल दिया, क्वेश्चन हो गया। एग्जैक्ट फिगर आ रही थी 25%। ये देखो आपको दिखा भी देता हूँ कितनी फिगर आ रही है, 25% एग्जैक्ट क्वेश्चन था। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अ केमिकल इज पास थ्रू 3 प्रोसेसेस। 3 प्रोसेस से पास होते हुए जा रहा है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनपुट यूनिट, ठीक है। जब ये मैं पेपर डिस्कस कर रहा था, मैंने बोला भी था ऐसा सेम क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत सारे करे हैं। देखो कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। इनपुट यूनिट इन प्रोसेस 1 58,500 यूनिट है। इनपुट इतना डाला, आउटपुट इतना निकला, तो जो बाकी का डिफरेंस होगा, या तो वो नॉर्मल लॉस तो है ही, आगे दे रखा है 2% है, और बाकी का नॉर्मल लॉस है। ठीक है। 2% कुछ नहीं लिखा, हम किसका मानते हैं, हमेशा इनपुट का मानते हैं। ठीक है। कह रहा पर यूनिट कॉस्ट बता दो आउटपुट की। आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, अगर टोटल खर्चा आपने 687,960 का करा है तो। कुछ भी नहीं है बेटा, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो आप प्रोसेस का अकाउंट बना के देख लो। प्रोसेस के अकाउंट में आपको कोई खर्चे तो बता नहीं रखे, तो टोटल इतना इनपुट है और कॉस्ट इतनी दे रखी है। दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं, जो जो प्रोसेस से गया है ना, जैसे आउटपुट हो गया, नॉर्मल लॉस खराब हो गया, कोई रिकवरी तो बता नहीं रखी, तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी तो कुछ नहीं आएगी। सर नॉर्मल लॉस निकाला कैसे, नॉर्मल लॉस आएगा इसका 2%, इनपुट का 2%। ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी में आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर, है ना, क्योंकि सबको ऐड करके यहाँ पर भी तो 58,500 आना चाहिए ना मेरा। सही है। इफेक्टिव कॉस्ट कैसे आएगी, क्योंकि इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट ही आपकी इससे भी मल्टीप्लाई होती है अमाउंट के लिए, और इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट ही आपकी इससे भी मल्टीप्लाई होती है। बस मुझे वो निकालनी थी। मैं पूरा प्रोसेस अकाउंट भी क्यों बनाऊं बेटा, एमसीक्यू है ना, बस उतना काम करो जितना आपके लिए जरूरी है ना। सारा सारा बनाने का कोई ऐसे फायदा थोड़ी, आप तो वैसे भी रफ में कर रहे हो।
तो ऊपर ले लेंगे हम टोटल खर्चे इतने हुए, नीचे क्या लोगे, जितने यूनिट इंट्रोड्यूस करे माइनस नॉर्मल लॉस, सिर्फ नॉर्मल लॉस माइनस होता है। एग्जैक्ट फिगर आई फिर से 12 पर यूनिट, जो आपको दे भी रखी है, देखो 12 पर यूनिट, सीधी सीधी फिगर आ गई आपकी 12 रुपए पर यूनिट। नॉर्मल सा क्वेश्चन अगेन, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ से। पीएस लिमिटेड इज फेसिंग द डाउनफॉल इन इट्स डिमांड। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कुछ बच्चों ने गलत भी करा होगा, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते तो एक बार में आंसर करेक्ट निकल कर आ रहा था। देखो, फेसिंग डाउनफॉल इन इट्स डिमांड, मार्केट टीम हैज सजेस्टेड टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 5% टू कम्पीट इन द मार्केट। आपको 5% से कम करना है क्या, सेलिंग प्राइस। आगे देखो ध्यान से क्या लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट इज 76%। आगे ध्यान से पढ़ना, 76% ऑफ करंट सेलिंग प्राइस। बेटा जितना आपका अभी का सेलिंग प्राइस है ना, वेरिएबल कॉस्ट उसकी 76% है। आगे जाकर के आप 5% रिड्यूस कर रहे हो, तो जो रिड्यूस अमाउंट होगा उसका 76% लेना। इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपकी उसने बोला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट उसने बोला है 76% मानी जाएगी, किसमें, करंट सेलिंग प्राइस की, ठीक है। तो करंट सेलिंग प्राइस के हिसाब से करो, तो करंट सेलिंग प्राइस के हिसाब से हम किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ये देखो आपका सेलिंग प्राइस है 100 का, सेलिंग प्राइस 100 का है, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट है 76 की, है ना, तो आपका कंट्रीब्यूशन 24 का आ रहा है। अब प्रपोज सिचुएशन क्या थी, आपको अपना सेलिंग प्राइस कम करना है, आपने अपना सेलिंग प्राइस कम कर दिया, ठीक है। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 76% है, तो वो 76% इसका लगेगी, ये निकालिए आपने, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, आपने कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100 करके करा, 24% आ गया, ठीक है। एक व्यू तो इसका ये हो सकता है, दूसरा व्यू भी इसका हो सकता है, एक व्यू हम इसका और भी देख सकते हैं, वो ये हो सकता है कि बेटा करंट सिनेरियो में 100 चल रहा था, आपका 76% ऑफ करंट सेलिंग प्राइस था, यानी कि 76, तो कंट्रीब्यूशन 24 आया था, ठीक है। प्रपोज सिचुएशन में आपने इसको कम कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट के लिए कुछ नहीं लिखा कम हुई है या नहीं हुई है, और उसने वैसे भी देखो, कुछ बच्चे ये व्यू बोल सकते हैं कि सर वेरिएबल कॉस्ट के लिए तो बस ये लिखा है ना, जो अभी सेलिंग प्राइस है उसका 76% है, तो आप प्रपोज में वेरिएबल कॉस्ट को क्यों चेंज कर रहे हो, इसको भी 76 ले लो। अगर आप इसको 76 लेकर के करोगे तो क्वेश्चन में क्या होगा आपका, 95 माइनस में 76, 19 आ गया, डिवाइडेड बाय 95, है ना, ये 19 आ रहा है, 19 डिवाइडेड बाय 95, ये 20% आ रहा है, और 20% भी आपको ऑप्शन दे रखा है। तो ये दो व्यू यहाँ पर लिए जा सकते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि करंट सेलिंग प्राइस को हम क्या मान करके कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट सेलिंग प्राइस के दो व्यू निकाले जा सकते हैं इसमें, देखते हैं भाई से किस बेसिस पे आंसर करता है। करंट सेलिंग प्राइस का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट अभी 76% है, दैट मींस प्रपोज सिचुएशन में भी 76% रहेगी सेलिंग प्राइस का, या दूसरा, सर अगर करंट सेलिंग प्राइस है और करंट सेलिंग प्राइस का ये 76% है, दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट तो 76 आ गई, जो चेंज नहीं होनी चाहिए, आपका प्राइस चेंज हो गया, और यहां से निकाल के 20%, ठीक है। मैं अगर आपको अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ज्यादा लॉजिकल 20% इसका आंसर लग रहा है, क्योंकि उसने यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन करा है, जो दूसरा वाला मतलब मैंने अल्टरनेटिव आपको बताया, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है करंट सेलिंग प्राइस का 76% है, प्रपोज में कुछ भी नहीं बोला उसके बारे में, तो सिर्फ हम सेलिंग प्राइस को बढ़ाएंगे, इसको उतना ही रखेंगे, ठीक है। मेरा व्यू ये कह रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको ईओक्यू दे रखा है, ईओक्यू 1500 यूनिट है आपका, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर है 100, कैरिंग कॉस्ट है 10%, किसका 10%, पर यूनिट का, दो आप फॉर्मूले में डाल दो, आपका एनुअल डिमांड आ जाएगा, ये देखो दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। इसका दूसरा आंसर जो मेरे को ज्यादा लॉजिकल लगा वो 20% लगा है, वो मैंने आपको बता दिया। अगला देखना, ये बहुत बढ़िया टाइप का क्वेश्चन था, जो पीवी रेशो वाला क्वेश्चन था। ईओक्यू में सीधा फॉर्मूला डाला 22500, और 22500 अगर आप देखोगे तो आपको सीधा सीधा मिल भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका केस सिनेरियो आया था बेटा, केस सिनेरियो देखो, केस सिनेरियो में कुछ नहीं था, मैंने ये केस सिनेरियो आपको पहले भी बताया था, पढ़ के देख लेना। पहले तो आपस में बस झगड़ा कर रहे हैं, देखो क्या झगड़ा कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि हमें हर प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी है, तो कंफ्यूज है फीफो और वेटेड एवरेज के लिए। एक बंदे ने बोला वेटेड एवरेज लगाओ, क्योंकि वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है प्राइस और क्वांटिटी की फ्लक्चुएशन में। इन दिस मेथड कैलकुलेशन हैज टू बी डन एट एवरी परचेज, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ऐसा बोला गया, है ना। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ मटेरियल ऑफ सागर लिमिटेड इज ऑलमोस्ट सेम, वो सेम है, तो आपको फीफो लगाना चाहिए, मतलब अभी झगड़ा कर रहे हैं, फीफो लगाएं से और वेटेड एवरेज लगाएं, कौन सा लगाएं, किससे टाइम बचेगा, तो ये बिल्कुल फालतू की कथा थी, इसमें आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, एक बार पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि यार ये फालतू है, ठीक है। नीचे उसने ये भी बोला है, ही फर्दर स्टेटेड दैट जो फीफो मेथड है, फीफो मेथड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यू एट करंट कॉस्ट एंड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, उन्होंने ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। मेरे लिए मेन बात यह देखो, क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉलोइंग यूजिंग फीफो मेथड, आपको फीफो के हिसाब से सारा काम करना है। तो देखो मैंने आपको बोला भी था, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारी क्लास में हमने करा हुआ भी है,
कुछ भी नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर भी कराया बेटा। देखो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, पहले आप नीचे पढ़ लो आपको क्या क्या निकालना है। आपको निकालना है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस के साथ मुझे निकालना है यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, उसकी कॉस्ट। एंड क्योंकि ये फीफो है, तो एक तो जो कॉस्ट अपोर्शनमेंट से वैल्यू आएगी वो भी लूंगा, साथ में ओपनिंग स्टॉक भी जोड़ूंगा, क्योंकि वेटेड एवरेज में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी जुड़ी होती है, इसमें नहीं जुड़ी होती। आपको याद है ना, हम यहाँ पे करंट कॉस्ट को बांटते हैं ऑन करंट इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो ओपनिंग स्टॉक को जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। नहीं जोड़ोगे, गलत वाला ऑप्शन भी दे रखा है, वो करेक्ट मत करके आ जाना, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP, ठीक है, ये भी हो जाएगा। प्रोसेस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे बोला है मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट और उसकी कॉस्ट बता दो। नीचे बोला है लेबर ओवरहेड के इक्विवेलेंट यूनिट और उसकी कॉस्ट बता दो। तो जो हम नॉर्मल स्टार्टिंग की 3 वर्किंग करते हैं ना, जिसमें हम EU निकालते हैं, फिर कॉस्ट पर EU और कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, उसी से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़वाता हूँ क्या है। पहले ना कोई भी केस सिनेरियो हो तो उसके नीचे का MCQ पढ़ लिया करो, आपको पता चल जाएगा रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। ओपनिंग WIP दे रखा है 1200 यूनिट, कॉस्ट दे रखी है जो बाद में काम में आएगी, अभी मेरे लिए काम की नहीं है, ठीक है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता रखा है, तो करंट पीरियड में क्या होगा, मटेरियल 0 हो जाएगा, रिमेनिंग लेते हैं ना हम, और लेबर ओवरहेड में 20% लेंगे, क्योंकि आप फीफो लगा रहे हो, फीफो में हम रिमेनिंग लेते हैं। मटेरियल इंट्रोड्यूस करा इतना, और मटेरियल के साथ साथ लेबर ओवरहेड आपको दे रखा है। यूनिट स्क्रैप टोटल 1900 हुए हैं, उनके बारे में ये बोला है। इसमें से जितने नॉर्मल लॉस होंगे वो डैश 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 चलता है, आपको पता है। एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसकी परसेंटेज दे रखी है, ठीक है। इसके साथ क्लोजिंग WIP है, उसकी परसेंटेज दे रखी है, ये तो हम एग्जैक्टली ऐसे ही परसेंटेज उठा लेंगे। नॉर्मल लॉस उसने बोला है 2% है ऑफ टोटल इनपुट। टोटल इनपुट का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP को भी जोड़ दो, उसके हिसाब से नॉर्मल लॉस निकालना, मतलब टोटल इनपुट देखना। और रियलाइज वैल्यू है 2 रुपए पर यूनिट, ठीक है। 2 रुपए पर यूनिट से क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है ना। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने पूरा करा, आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने इक्विवेलेंट यूनिट्स बना दिए। इक्विवेलेंट यूनिट्स में आप क्या करोगे, आप बोलोगे ओपनिंग थे 12,000, फ्रेश आए इतने, टोटल जोड़ो, टोटल इतना हो गया, ठीक है। अब ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वगैरह होता है, पहले जो जो आपको नॉर्मल दे रखा है वो डालो। जैसे 86,500 का 2% करोगे तो नॉर्मल लॉस आ जाएगा 1730, ठीक है। 1730 ये है, टोटल 1900 का लॉस है, तो ये आपका आ गया एबनॉर्मल लॉस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्लोजिंग WIP क्वेश्चन में खुद दे रखा है, और अगर आप इन तीनों को उठा करके इसमें से माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो नेक्स्ट प्रोसेस में गया वो 82,000 गया। अब 82,000 कैसे जाएगा, आप खुद सोचो, नॉर्मली सोचो 82,000 कैसे जाएगा। सर जो 12,000 ओपनिंग वाला है पहले वो, और फ्रेश में से 70,000, फिर तो आगे नॉर्मल है। अगर इस पे 100% काम पहले ही हो गया है, किस पे बात कर रहा हूँ, ओपनिंग पे अगर 100% काम आपका पहले ही हो गया है तो अभी आपका कोई काम नहीं होगा, और यहाँ सिर्फ रिमेनिंग 20% होगा, उसके हिसाब से EU आ जाएगा। फ्रेश में हमेशा 100% लेते हैं, नॉर्मल लॉस में कुछ नहीं लेते। एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग WIP का सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा था, वहीं से उठा लेंगे। EU आ गए, जैसे आपके इक्विवेलेंट यूनिट आए, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालोगे, और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में एक बात ध्यान रखना, आपको नॉर्मल लॉस की रिकवरी माइनस करनी है। टोटल लॉस माइनस नहीं होता यहाँ से, नॉर्मल लॉस। देखो क्वेश्चन ने खुद बोला हुआ था, ये कह रहा था 2 रुपए पर यूनिट की जो नॉर्मल लॉस की रिकवरी है वो आपको मटेरियल इंट्रोड्यूस से हटानी है, तो हटाओ ना बेटा, आता तो है आपको करना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपने हटाया, EU से डिवाइड करा, ये सीधा आ गया 6.5, जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। देखो आपको दिखा भी देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आपका यही था, ये देखो 6.5 और इतने यूनिट आ रहे थे आपके 72,770, एग्जैक्ट फिगर आ रही थी बेटा MCQ में हर क्वेश्चन की। तो इतना आसान था क्वेश्चन, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं था। फिर ऐसी लेबर निकाला, ओवरहेड निकाला, लेबर ओवरहेड के लिए क्वेश्चन 10 था, तो क्वेश्चन 10 में उसने लेबर ओवरहेड का कंबाइन पूछा हुआ है, देखो दिखाता हूँ आपको। तो आपको बस कंबाइन करके टोटल 9 रुपए बताना था, ये देखो ये कंबाइन होगा क्योंकि लेबर ओवरहेड का दोनों का मिला करके टोटल पूछा है उसने। तो एक 5 रुपए आ रहा है, एक 4 रुपए आ रहा है, दोनों का मिला करके 9 रुपए पर यूनिट हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इतना पार्ट आपका हो गया, और इतने पार्ट के बाद देखो आपको एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी थी, यूनिट ट्रांसफर, क्लोजिंग WIP, ये सब नॉर्मल था, है ना। जैसे एबनॉर्मल लॉस में क्या आएगा, मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट, लेबर ओवरहेड के इक्विवेलेंट यूनिट, और साथ में लेबर ओवरहेड का मैंने जोड़ लिया दोनों का साथ में ही। क्यों साथ में इसलिए जोड़ा, क्योंकि बेटा इनके इक्विवेलेंट यूनिट भी सेम थे, तो वो ले लिए सीधा, और कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग थी, उन्हें जोड़ लिया। एक बात समझना, आपको MCQ के क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन थोड़ी ना मैटर करनी है, बस आंसर निकालना है, फटाफट आंसर निकालो, काम खत्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का डायरेक्ट आंसर आ गया, अभी दिखाता भी हूँ आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था 2176, उसने यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 की एबनॉर्मल लॉस में कितना जा रहा है, सीधा सीधा आ रहा है 2176, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आ रहा है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में सब करोगे, लेकिन ध्यान से ओपनिंग स्टॉक भी जोड़ना, क्योंकि फीफो है, ये नहीं जोड़ोगे गलत हो जाएगा। 12,51,200 सीधा सीधा दे रखा है, आपको दिखाता भी हूँ, ये देखो 12,51,200।
फिर इसके बाद अगले में बोलता है क्लोजिंग WIP, सीधा निकाली क्लोजिंग WIP, जो डायरेक्ट मेरी वैल्यू आ भी गई 30,940, ये यहाँ पर आ जाना चाहिए आपका 30,940, एग्जैक्ट फिगर आ रही थी। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, आपके सारे पार्ट हो गए, पहले 9 10 करा, फिर 6 7 8 करा, नॉर्मल सी चीजें थी। मतलब इन MCQ में अभी तक जो मेरे को सबसे बढ़िया और थोड़ा सा अच्छा MCQ लगा वो PV रेशियो वाला लगा, और कोई MCQ मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल थे, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर सकते हो। सेम वैसा जो अगला केस सिनेरियो, इसमें बस एक MCQ है मेरे हिसाब से, जो सबसे बढ़िया MCQ था वो ये वाला MCQ था, एवरेज डेज वाला, जो ये 2 मार्क्स का MCQ उन्होंने बहुत बढ़िया दिया था, बाकी तो बहुत नॉर्मल थे MCQ। देखो आपको ये भी दिखाया था, ये कैसे होंगे, है ना। देखो, FW Limited manufacture various type of footwear and cover a considerable market share. Footwear made by company are stylish, durable. फालतू की बात कर रहा है। Management call for an urgent meeting because it has to come to their notice that 2 of their old permanent customer have moved on to its competitor. वो अपने competitor पे move on कर गए हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, मार्केटिंग मैनेजर has stated that there are circumstances when company cannot fulfill the demand of their customer due to shortage of supply. मेन रीजन है मूव ऑन करने का। प्रोडक्शन मैनेजर has stated the production team is working efficiently but worker have to wait long enough for raw material, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल की वजह से आइडल टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्हें वेट करना पड़ता है। अभी तक की फालतू कथा थी, मेरे काम का कुछ नहीं था। नीचे, अब आपने कुछ मटेरियल बाहर से मंगाया, कंपोनेंट बी का, क्या क्या मटेरियल मंगाया वो देखना। परचेज प्राइस दे रखा है 4800, ये है पर यूनिट। ट्रेड डिस्काउंट है 2% ऑफ परचेज प्राइस, माइनस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल ड्यूटी जिसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ऐड होंगी बेटा, और ये भी 8% ऑफ परचेज प्राइस बोला है, और अगर ये भी परचेज प्राइस है तो ये भी 4800 का आएगा। ट्विस्टेड चीज है, उसने नेट परचेज प्राइस नहीं बोला कि आप आफ्टर डिस्काउंट ले लो, उसने नॉर्मल परचेज प्राइस का बोला है, तो 4800 का ही निकलेगा। इंश्योरेंस के चार्जेस पूरे साल के हैं 62,000, और पूरे साल में आपने 60,000 यूनिट मंगाए, तो 62,000 रुपए को अगर मैं 60,000 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पर यूनिट इंश्योरेंस का खर्चा पता चल जाएगा, जो आई थिंक 1 रुपए के आसपास आ रहा होगा, 1.033 या कुछ ऐसा आ रहा होगा। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, बच्चे यहाँ आकर के भिनक गए कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्यों दे रखा है। बेटा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इसलिए दे रखा था क्योंकि यहाँ पर आपको एक पार्ट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी थी, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग की वैल्यू लो प्लस परचेज लो माइनस क्लोजिंग की वैल्यू लो। तो ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ओपनिंग ये रहा, क्लोजिंग की वैल्यू आपकी आ जाएगी नॉर्मल, अगर देखोगे तो क्लोजिंग की वैल्यू जितना आपने परचेज करा वहां से निकल करके आएगी, है ना, और परचेज की वैल्यू ऊपर इन सब डाटा से निकल करके आनी थी। फिर ये तो नॉर्मल सी बात दे रखी थी, रीऑर्डर पीरियड का एवरेज वगैरह सब कुछ, कंजम्पशन भी दे रखी है ये भी, और लीड टाइम इमरजेंसी परचेज का भी बता रखा है 2 हफ्ते है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ आपकी नॉर्मल वेस्टेज हुई है 80 यूनिट की, जिसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। एबनॉर्मल वेस्टेज हुई है 40 यूनिट की। तो बेटा जो आपकी एबनॉर्मल वेस्टेज यहाँ हुई है 40 यूनिट की, वो मेरे लिए काम की चीज़ है। आपको खुद पता होगा मेरे लिए एबनॉर्मल वेस्टेज जो है 40 यूनिट, वो क्यों काम का है, वो इस वजह से काम का है बेटा, क्योंकि एबनॉर्मल वेस्टेज कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, नॉर्मल है ना यहाँ तक तो क्वेश्चन? हाँ सर यहाँ तक नॉर्मल है। इसके अलावा फैक्ट्री वर्क कर रहा है टोटल 365 दिन इन अ ईयर, तो आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी थी वो देखो। सबसे पहले पार्ट में बोला डेंजर लेवल, मैंने जब लास्ट बार पेपर डिस्कस करा था मैंने आपको बताया भी था, नॉर्मल फॉर्मूला होता है इमरजेंसी पीरियड इनटू में एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन दे रखी है, इमरजेंसी पीरियड है, ये देखो मैं दिखाता भी हूँ आपको। जब हम ये पूरा क्वेश्चन कर रहे थे ना, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखो इमरजेंसी पीरियड और एवरेज कंजम्पशन। फिर मैंने कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पहले से निकाल के रख ली। सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट मैंने पहले से निकाल करके रख ली। कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी मेरी, ध्यान से देखना, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये देखो कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या आएगा। एक तो सर परचेज प्राइस सीधा दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट आपका माइनस होगा ऑन परचेज प्राइस। ठीक है, इसके बाद ड्यूटीज दे रखी थी, जो साफ साफ लिखा हुआ है परचेज प्राइस तो 4800 पे ही लोगे। साथ में इंश्योरेंस का खर्चा भी जोड़ेगा, इंश्योरेंस का खर्चा नॉर्मल जोड़ दो, ये परचेज प्राइस हो गया जो बाहर से मिल रहा है। ठीक है, आपको एक बात और बताता हूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमें सर वैसे नहीं करना चाहिए था कि आप टोटल कॉस्ट लेते, नीचे हम टोटल क्वांटिटी लेते, टोटल क्वांटिटी में से हम नॉर्मल लॉस माइनस करते। बेटा ये सब काम ना आपको जब करना होता था जब आपके पास पर यूनिट डाटा नहीं है, पर इस क्वेश्चन में तो मेरे पास सारा डाटा पर यूनिट है ना। परचेज प्राइस भी दे रखी है, परचेज प्राइस के बाद आपका डिस्काउंट भी पर यूनिट दे रखा है, और आपका ड्यूटीज भी दे रखी है, इंश्योरेंस भी हमने पर यूनिट निकाल लिया कि 62,000 का खर्चा हुआ है, 60,000 यूनिट है, तो ये सीधा मेरा परचेज प्राइस आ गया, मुझे इसमें और कुछ नहीं करना था। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी ये सीधी सीधी दे रखी है क्वेश्चन में, ये उठा ली, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी
यूनिट ये रहे, रुपए जो आपने पर यूनिट अभी कैलकुलेट करे उसके हिसाब से आप निकाल लोगे। ये 5089 के हिसाब से हमने दोनों वैल्यू पहले ही निकाल करके रख ली, कोई दिक्कत तो नहीं ना, नॉर्मल। अब आप क्वेश्चन करके देखो, देखो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़वा भी देता हूँ। देखो आपका कौन सा था, डेंजर लेवल खत्म, डेंजर लेवल हो गया। अगला ये वाला 12 वाला मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, अभी रुक जाओ, पहले 13 देखो, 13 क्या है। 13 उसने बोला है एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है बताओ कॉस्टिंग पीनल में कितना जाएगा। तो पहले आप एबनॉर्मल लॉस के यूनिट देख लो, यूनिट कितने थे 40। एबनॉर्मल लॉस के जो आपके यूनिट हैं वो 40 है। आगे बोला बेस्ड ऑन एवरेज प्राइस। बेटा आप अपना सीआईडी दिमाग मत लगाओ, उसने बोला है ना एवरेज प्राइस, तो एवरेज प्राइस लो ना यार, वेटेड एवरेज प्राइस क्यों ले रहे हो। नॉर्मल लिखा है एवरेज प्राइस तो एवरेज प्राइस लो। एवरेज प्राइस क्या होगा सर, एवरेज प्राइस होगा ओपनिंग का और क्लोजिंग का। ओपनिंग का प्राइस था आपका 5150, क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग का प्राइस है 5150, क्लोजिंग का आपने अभी वर्किंग से निकाला कितना आया था 5089, ये आया 5089.033 जो भी आ रहा है अपॉन 2, ये एवरेज प्राइस आ जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करो, वैल्यू सीधा आ जाएगी। देखो आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो मैंने सॉल्व करा था, कहाँ गया इसका, कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, 13 कर रहा हूँ ना। ये देखो आपने पहले एवरेज प्राइस निकाला, एवरेज प्राइस आ रहा है 5119, 5119 आ रहा है, 40 यूनिट है, सीधी वैल्यू आ रही है 204,760, सीधी सीधी वैल्यू, कुछ नहीं करना आपको, सीधी वैल्यू आ रही है 204,760 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही था आपका। देखो पर यूनिट कॉस्ट आपको निकालनी है एवरेज प्राइस मेथड से, तो एवरेज प्राइस से वही जो अभी आपने ऊपर निकाली भी पर यूनिट 5119 आ जाएगा। कैसे, ओपनिंग लो प्लस क्लोजिंग का प्राइस लो डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग का प्राइस प्लस क्लोजिंग का प्राइस डिवाइडेड बाय 2, नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल का तो नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस, अगर बच्चे ने मेरे से क्लास लिया तो भाई मैंने तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझा के कराया था, बाकी बच्चों को भी आता ही होगा फॉर्मूला, है ना। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल आ जाएगा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये दोनों डाटा आपके पास है, माइनस ये भी सारा डाटा आपके पास है। ये देखो हमने निकाल भी रखा है, दिखा देता हूँ। ये देखो सारा का सारा डाटा आपके पास गिवन था, ये आपने निकाला, सीधी वैल्यू आ गई 2925, ये वाली वैल्यू भी हो गई। सारे क्वेश्चन हो गए। अब इन सारे क्वेश्चन के बाद आपका बस एक पार्ट बचा था, कौन सा था वो, यही वाला पार्ट था, कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री लेवल टू बी हेल्ड। इन्वेंट्री लेवल कितनी है मेरे को वो बताना था। तो क्वेश्चन कैसे होगा, आपको ऊपर रखना है एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू, एवरेज इन्वेंट्री की क्या वैल्यू है, ऊपर रखना है एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू, और नीचे रखना है डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कितना आया, डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, तभी तो पता चलेगा ना डे वाइज की, मतलब कितने दिन तक मुझे सामान रखना है। सेम ये फॉर्मूला था। कुछ बच्चों को फॉर्मूला ऐसे भी बताया होगा 365 अपॉन में मटेरियल टर्नओवर रेशियो, है ना, पता है अगर आपको, तो 365 डेज क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। सर मटेरियल टर्नओवर क्यों लिया, क्योंकि मटेरियल टर्नओवर रेशियो यही तो होता है, ये देखो ये तो मैंने क्लास में करवाया हुआ है प्रॉपर लॉजिक, कि कितने टाइम तक आपका मटेरियल फैक्ट्री में रहेगा, वही तो निकालना था। ऊपर आएगा 365 दिन, क्वेश्चन में लिखा है 365, दिखा देता हूँ। ये देखो क्वेश्चन में लिखा है 365 दिन, ठीक है, और नीचे मटेरियल टर्नओवर रेशियो, मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री को ऊपर ले जाऊंगा तो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री ऐसे हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो आप ऐसे भी कर सकते हो, 365 अपॉन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू, दोनों की वैल्यू है, ध्यान रखना वैल्यू, ठीक है बस। तो इस बेसिस पे देखो हमने सॉल्व भी कर दिया, दिखाता हूँ आपको, ये रहा, ठीक है। 365 अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, एवरेज इन्वेंट्री नीचे था वो ऊपर आ गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कैसे आई, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आएगी आपकी, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली थी, परचेस कितना, परचेस पूरे साल में करा 60,000 यूनिट, ये प्राइस आपने अभी निकाला, बस कैलकुलेशन लंबी थी इसलिए बच्चा डिस्करेज हो रहा था, बाकी कुछ नहीं था इसमें। क्लोजिंग स्टॉक उसने आपको यूनिट दे रखे थे और पर यूनिट यही चलेगा 5089 वाला, तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऊपर एवरेज इन्वेंट्री कैसे, ओपनिंग की वैल्यू जो आपने पहले ही निकाल रखी है, ये देखो ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने पहले ही निकाल लिए थे, ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, आपने इसको सॉल्व करा, ये आ रहा है 28.8 डेज, उसने बोला राउंड ऑफ करके बताओ, क्वेश्चन में बोला राउंड ऑफ करो तो ये कितना हो जाएगा आपका, सीधा सीधा हो जाएगा 29 डेज, ठीक है। तो ये एमसीक्यू थे बेटा, अगर मैं आपको बताऊं मेरे हिसाब से 2 से 3 एमसीक्यू ट्रिकी थे खाली, बाकी पेपर आसान था, एमसीक्यू वाला पार्ट नॉर्मल था, अगर आप अच्छे से करते तो प्रॉपर तरीके से आपके बढ़िया मार्क्स आ सकते थे। और ये एमसीक्यू देख करके आपको एक बात पता चल गई होगी कि वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत सारे एमसीक्यू में पूछता है, जैसे आज तक उसने बहुत सारे अटेम्प्ट में पीछे डेंजर लेवल पूछा हुआ नहीं है, आज उसने पूछ लिया, उसने ये नंबर ऑफ डेज पहले नहीं पूछा हुआ, उसने पूछ लिया, यहाँ पर पीवी रेशियो से रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया। तो आगे वाले अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए जो बच्चे देख रहे हैं, बस बेटा एक बात पे फोकस करना कि आपको कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से आता हो कि एमसीक्यू उस पर जैसा मर्जी आज आप कर पाओ,
जैसे ये लास्ट वाला केस सिनेरियो था, इसमें वेरियस स्टॉक लेवल और वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल दोनों को मिक्स करके पूछा, इसीलिए बच्चे घबरा गए बस। अगर कोई घबरा गया तो, बाकी मेरे पास तो कुछ बच्चों के मैसेज आए कि नहीं सर एमसीक्यू वाला पार्ट बढ़िया था, हमने पूरा अच्छे से करा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगला पार्ट मैं आपके साथ सब्जेक्टिव वाला भी डिस्कस करूंगा जल्दी। ठीक है, आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे सारे एमसीक्यू, है ना। और कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपको और भी कोई क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ध्यान रखो।